ये थे जमुना प्रसाद जी उपाध्याय जी। इन्होंने एक वाक्य कहा कि मेरा नंबर बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन अशोक सुंदरानी ने पता नहीं क्या सोच करके, मुझे लगता है श्रोता जवाब दें कि उम्र के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से, कविता के कद के हिसाब से जहां उनका नंबर लगना चाहिए था वहां उनको पढ़ने के लिए कहा गया है। जोरदार तालियां बजा करके। ऐसा नहीं है आपकी उंगलियां पकड़ करके हम बड़े हुए हैं, आपको नीचे बैठ करके, हमने कई कवियों को नीचे बैठ के सुना है, आज वो सब ऊपर हैं। आप लोग गलत समझ रहे हैं, ऊपर मतलब मंच पे है। आप लोग खतरनाक टाइप के श्रोता हैं, मैं क्या बताऊं, पिटवाने का काम करते हैं। मैंने सबको ऊपर, भैया जी देखो वहीं है जहां हमको होना चाहिए था। अच्छा अभी वो ऊपर आएंगे, वो है ना। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आपने कवि सम्मेलन को सुना, बहुत अच्छा है। आप जी, अच्छा मैं भी सुना देता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। आपने कहा मैं सुना देता हूँ। तमाम अदालतों की बात कर रहे हैं। सलमान खान के ड्राइवर ने गवाही दे दी कि वो चला रहा था गाड़ी। केस आगे चले तो हो सकता है ये भी आ जाए कि सलमान खान तांगे पे आ रहे थे, दारू घोड़े ने पी रखी। ये भी हो सकता है ना। हमारे देश में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है साहब। कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है, कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है। सुरेंद्र सुकुमार जी कह रहे थे ये कम पढ़ा लिखा है। मैं बेशक कम पढ़ा लिखा हूं, मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाया, सच बता रहा हूं। भगवान कसम, बड़ों ने कंफ्यूज किया, बुजुर्ग कंफ्यूज करते हैं, बड़े कंफ्यूज करते हैं। जब हम 6 साल के हुए तो पिताजी जमा कराने के लिए स्कूल लेके गए हमको। पहले जमा ही होता था बच्चा, मास्टर जी को दिया, बोले संभालो इसको। मास्टर जी ने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा, मेरा नाम पूछा, मैंने नाम बताया। पिताजी से पूछा किसका बच्चा है, तो पिताजी बोले आप ही का है। तो हमने मास्टर जी को ध्यान से देखा कि हम 6 साल तक गलत आदमी को अपना बाप समझते रहे यार। हम कंफ्यूज हो जाते हैं साहब। तो हमने पिताजी से पूछा, मैंने कहा जब आप हमारे पिताजी नहीं हो तो आप हमारे साथ घर पे क्या कर रहे हो? हम अपनी अम्मा को बताएंगे कि हमारे पिताजी तो वहां मास्टरी कर रहे हैं। तो पिताजी ने सर पे थप्पड़ मारी, बोले नालायक, ऐसा संस्कारवश सभ्यतावश कहना पड़ता है कि आपका है। अब हमारी समझ, कंफ्यूजन हमारा दूर। तो चलते चलते मास्टर जी ने फिर हमारे सर पर प्यार से हाथ फेरा, नाम पूछा, बोला किसके पिताजी? मैंने कहा आप ही के हैं। बोले ले जाओ, खतरनाक बच्चा है ये, तो पढ़ा ही नहीं सकते। लेकिन आप लोग श्रोता बहुत अच्छे, लखनऊ और बार आना अच्छा लगता है। मैं मेरा अपना क्रम है, आदेश आया, जनता जनार्दन का आदेश तो आदेश होता है। आप चाहें तो भाजपा को सरकार, मैं सुना देता हूँ सर। आप इतना जल्दीबाजी क्यों आ रहा है? रात के इस टाइम जल्दीबाजी करना ही नहीं चाहिए। मैं सुना रहा हूँ मैं आपको सर। मैं एक कविता सुना देता हूँ, मेरा अपना क्रम है। उसके बाद आदरणीय आस्करण अटल जी को आना है। हम लोगों की क्या दिक्कत है साहब? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठे हुए हैं। मेरा एक जुमला द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में भी बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। 2007-8 का वो समय जब आपके उत्तर प्रदेश लखनऊ में अमिताभ बच्चन किसान बनने के लिए मरे जा रहे थे और आमिर खान बंबई में किसान बनने के लिए मरे जा रहे थे। लगान फिल्म रिलीज हुई थी उनकी और बोले थे मैं भी किसान बनूंगा। उस समय उत्तर प्रदेश लखनऊ का एक छोटा सा किसान बंबई का जमीन का छोटा सा टुकड़ा लिया, खेती करने लगा, खेती का उसने विस्तार किया। एक दिन उसको पता नहीं क्या काम पड़ा, बंबई के 3-4 अमीरों के पास चला गया। बंबई के अमीरों के पास बातचीत करने के लिए कोई विषय नहीं होता। वो बात करते तो अपने मकान, वैभव और लैट बाथरूमों की बात ज्यादा करते हैं। आप अपना बचपन याद कीजिए, आपको हेमा मालिनी के बाथरूम के किस्से बहुत याद होंगे। तो साहब वो तीनों अमीर आपस में बात कर रहे हैं। बातचीत का विषय, बातचीत का स्तर इतना हल्का है, जो भी है उनका है, मेरा कुछ नहीं है। शब्द भी उनके हैं, विचार भी उनके हैं। आप देखिए कि बंबई के अमीर किस बात पर बातचीत करते हैं। ये फर्क है उत्तर प्रदेश लखनऊ के अमीरों में, बंबई के अमीरों में। जब वो अमीर बात करते हैं तो अपने मकान, वैभव और लेट बाथरूमों की बात करते हैं, और जब यहाँ के अमीर बात करते हैं तो ऐसे कवि सम्मेलन आयोजित करते हैं और श्याम कुमार जी का सहयोग देते हैं, तब ऐसी महफिल इकट्ठा हो पाती है। ये फर्क है दोस्तों वहां के अमीरों में, यहाँ के अमीरों में। तीनों अमीर आपस में बात कर रहे हैं, बातचीत का मजा लेना, आनंद लेना, ठहाके लगाना। एक ने कहा शर्मा जी मेरा नया मकान आके देखो। नए मकान में नया बाथरूम बनवाया, 30 लाख रुपए लगा दिए मैंने अपने बाथरूम में। अंदर जाकर कुछ भी कार्यक्रम करो, आवाज स्टीरियोफोनिक साउंड में सुनाई पड़ती है। क्या विषय हो गए बातचीत के साहब, शर्मिंदा होना पड़ता है। तो
दूसरे ने कहा मिश्रा जी बस 30 लाख, मैंने लगा दिया अपने बाथरूम में 50 लाख, पूरा फर्श मर्सराइज, पूरा काम कंप्यूटराइज, आपको एंट्री मार के बैठने बस की देर, बाकी सारा काम कंप्यूटर ही करे। एंट्री करते वक्त आपका वजन आता है कंप्यूटर की स्क्रीन पर, कार्यक्रम की समाप्ति के बाद आपका वजन आता है कंप्यूटर की स्क्रीन पर, उस वजन में इस वजन को घटा दो तो आपका योगदान निकल आता है कि आपने देश के लिए क्या किया। तो तीसरे ने कहा रस्तोगी जी बस 50 लाख, मैंने तो लगा दिया 70 लाख, छोटा मोटा जिम बना के रखा मैंने अपने बाथरूम को, 20 रुपये बटक उधर मारो, 21वीं इधर, मामला बिना प्रेशर के खिलाफ। तालियां तो आगे से पीछे और ऊपर से नीचे तक। अब उन्हें ध्यान आया कि वो किसान खड़ा है पटियाल से उत्तर प्रदेश का, उससे पूछा तेरा क्या है, उसने सोचा उससे उसके बाथरूम का ही पूछ रहे हैं, उसने बड़ी विनम्रता से जो जवाब दिया, कहीं आपके कलेजों में ठक से लग जाए, उत्तर प्रदेश के किसान का स्वाभिमान बोले तो तालियों का महोत्सव बिखरे इस विशाल प्रांगण में। उससे पूछा तेरा क्या है, उसने सोचा उससे भी उसके बाथरूम का ही पूछ रहे हैं, उसने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया कि बाबूजी मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, 30 लाख 50 लाख और 70 लाख, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि सुबह 5 बजे लोटा लेकर मैं जिस खेत में जाता हूं उस खेत की बोली आमिर खान 7 करोड़ रुपए लगा चुका है। तालियों का शोर और बढ़े। उसने कहा 5-7 करोड़ के बाथरूम तो हम रोज बदल देते हैं साहेब। और अपने उत्तर प्रदेश के उस किसान के कविता प्रेम को प्रणाम करना, सैल्यूट करना। उसने कहा कि घरौंदे 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 बनाते हम रेत में, आज इस खेत में। अच्छा आप लोग भी वहीं जाते हैं क्या? मेरे सामान्य ज्ञान में वृद्धि हुई। और दोस्तों उस चैनल के माध्यम से मुनव्वर राणा जी की 2 पंक्तियां पढ़ी थी जिस पर शेखर सुमन और सिद्धू ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। तब मैंने कहा था उस चैनल से जिसका 140 देशों ने आनंद लिया था कि मुफ्त में मिल जाती है फिर भी नहीं खाते। हाथों में ऊर्जा दीजिएगा। मुफ्त में मिल जाती है फिर भी नहीं खाते, नहीं खाते। ये शहर है, बच्चे यहाँ मिट्टी नहीं खाते और सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। साहब कमाल हैं लखनऊ के लोग, लखनऊ के श्रोताओं को सैल्यूट करता हूँ। एक कविता मैं अपने क्रम में हूँ, मेरी अपनी कविता जिसने मुझे प्यार दिलाया, मान दिलाया, सम्मान दिलाया। मीडिया के लोग, तमाम लोग बैठे हुए हैं। मीडिया आजकल का तेज हो गया। मुझे एक मीडिया पर एक घटना याद आती है। एक बार एक जंगल में एक बंदर अपनी बंदरिया को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। बंदरिया भी बड़े ध्यान से सुन रही थी। सुनते सुनते जब बोर हो गई तो बोली नीचे शेर बैठा, उसकी पूंछ मरोड़ के देखा। अब साहब जो बंदर अपनी बंदरिया की बातों में आ जाते हैं, मैंने ऐसा तो आदमी कुछ भी नहीं कहा, वो ऐसा भी कर देते हैं। बंदर आया, ताव में नीचे उतरा और शेर की पूंछ मरोड़ दी। शेर ने सोचा कोई ताकतवर जानवर होगा तब कैसी बदतमीजी कर रहा है। आंख खोल करके देखा तो बंदर, शेर का दिमाग खराब हो गया। उसने लाल लाल आंखें करके बंदर को दौड़ा दिया। अब बंदर आगे आगे, शेर पीछे पीछे, जाए तो जाए कहां? भागते भागते साहब जंगल खत्म हो गया तो बंदर एक गांव में घुस गया। गांव में भी कहां जाए तो देखा एक टेलर मास्टर अपनी मशीन छोड़ के चला गया। मशीन पे अखबार रखा था, अखबार पर चश्मा रखा था। बंदर को जान बचाने का कोई तरीका नहीं सूझा तो उसने चश्मा लगा लिया, कुर्सी पे बैठ गया और अखबार सामने कर लिया। अब शेर आया तो भटक गया कि बंदर गया तो गया। तो उसने टेलर मास्टर के धोखे में बंदर से ही पूछा, क्यों भाई तुमने इधर से एक बंदर को भागते देखा क्या? तो बंदर ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते अखबार के पीछे से जवाब दिया कि वही बंदर जिसने अभी कुछ देर पहले शेर की पूंछ मरोड़ी। तो शेर हैरान रह गया, बोले छप गई क्या? इतना तेज मीडिया हो गया है साहब कि जंगल का राजा शेर का निकलता है भाई साहब। तो मीडिया आजकल का बहुत ध्यान रखता है, कहां जहां हम लोग नहीं पहुंच पाते मीडिया पहुंच जाता है। तो मेरी एक कविता जिसने मुझे काफी प्यार दिलाया, वो कविता क्या हुआ, सतना मेरा जिला पड़ता है, मेरा कस्बा नागौद पड़ता है। मैं अपने जिले में सतना में दशहरे का दिन था और दशहरे के दिन हम लोग एक काम करते हैं, रावण का पुतला बनाते हैं। प्रभु श्री राम आते हैं, अग्नि बाण जलाते हैं, रावण का पुतला जल जाता है और अपन सोचते हैं कि अपन ने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया। रावण का जिक्र भी आया यहाँ पर। आज से 4 साल पहले ये कविता आई, पहली बार आपके बीच में रखा। 4 साल पहले ये कविता आई।
4 साल पहले एक समाचार आया, हमारे सतना के नौजवानों ने तय किया कि साहब जो 10 फीट का पुतला बनाते थे, मेहनत करके इस बार हम 20 फीट का बनाएंगे। समाचार सहारा समय में आ गया। तो जबलपुर हमारे यहाँ का महानगर है, उन्होंने कहा ये सतना वालों के मजाल के 20 फीट का पुतला बनाया। उन्होंने घोषणा की कि हम 40 फीट का बनाएंगे। समाचार जी न्यूज वगैरह में आया, आज तक में भी आया। तो दिल्ली वाले ताव में आए, बोले साहब हम 80 फीट का बनाएंगे। तो बंबई की चौपाटी वालों ने कहा हम इस बार 100 फीट का बनाएंगे। अब समाचार साहब तेजी से आपकी तरफ फैला। 4 साल पहले की घटना, तो कलकत्ता, हम तो हमारे कार्यकर्ता पूरे देश में रावण का पुतला बनाते हैं। हम इस बार कलकत्ते में वो हुबली के घाट पे 125 फीट का रावण का पुतला बनाएंगे भी, जलाएंगे भी। उन दिनों में कवि सम्मेलन के लिए कलकत्ते में था, मैंने पहली बार 125 फीट का रावण का पुतला देखा। तो मुझे ये लगा आपके पास तक बात पहुंचे तो समर्थन यहाँ तक आया। मैंने जब 125 फीट का रावण का पुतला देखा तो हमें लगा कि हम हिंदुस्तान के लोग रावण का कद बढ़ाते बढ़ाते 125 फीट तक ले गए। अपना राम आज भी 5 फीट 6 इंच का। दोस्तों, हम लोगों ने आज तक राम के कद को बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की कभी। इसीलिए हमें या तो कोई योगेंद्र यादव या केजरीवाल या मनीष सिसोदिया ये सब मिल रहे हैं। जिस दिन हम लोग राम के कद को बढ़ाने लग जाएंगे, हमें ये चेहरे देखने को नहीं मिलेंगे। हमें कभी बेवकूफ नहीं बनना पड़ेगा। तो साहब, मैं अपने जिले सतना में 4 साल पहले रावण को जलता हुआ देख रहा, बड़ा खुश हो रहा था कि चलो रावण जला। यह कह जलते हुए पुतले में से रावण निकला और आकर के मेरी कॉलर पकड़ी। बोले सुंदरानी पूरे देश में घूमता रहता है, तरह तरह की बातें लिखता रहता है, कभी हमारा दर्द भी लिख भाई। मैंने कहा रावण भाई तेरे को क्या दर्द, तेरे कारण तो पूरी दुनिया को था दर्द, इसीलिए कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता। लेकिन जब उसकी आंखों की कोरों में आंसू देखे तो मैं पास की होटल में लेकर के गया, उसके साथ चाय वाय पी। जो उसने बात कही, जो दर्द निकला, वो आपके सामने रखता हूँ। लखनऊ के क्या हिंदुस्तान के सबसे अच्छे श्रोताओं के सामने रखता हूँ। मेरी श्रेष्ठतम कविताओं में से एक आपको आपके दरबार में देता हूँ कि सदियों से भोगते भोगते अपमान, जिल्लत, जलालत, जहालत, सदियों से भोगते भोगते अपमान, जिल्लत, जलालत, जहालत, दशहरे के दिन जलते हुए पुतले में से निकल करके रावण आखिरकार जा पहुंचा अदालत। मिला हुआ वकीलों और पेशकारों से, धीरे धीरे सुनाता अपना दुख और दर्द। आखिरकार उसने अपना बयान कलमबद्ध किया और हजारों वर्षों के बाद भारत के नागरिकों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोक ही दिया। दूसरे दिन इसी बात की चर्चा थी गली और बाजारों में। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला आदि सारे अखबारों में। लोग भूल गए अपने सपनों का टूटना, असरदारों के साथ हर्षद मेहता का देश को लूटना, कलकत्ता, बंबई, दिल्ली आदि में बमों का फूटना, सुशील शर्मा द्वारा नैना साहनी को तंदूर में झोंकना। लोग सारी बातें भूल गए, याद रहा तो सिर्फ वो अनोखा मुकदमा। इसलिए सबके कदम उस दिन अदालत की ओर उठ गए। उस दिन अदालत का प्रांगण इसी तरह ऊपर से नीचे तक लोगों से खचाखच भरा था। वहां फरियादी के कटघरे में जज की ओर निर्निमेष ताकता रावण खड़ा था। उसकी 20 आंखों से आंसू बह रहे थे, जो उसकी अनकही व्यथा को लगातार कह रहे थे। जज महोदय के आदेश पर उसने अपने रुंधे हुए गले को साफ किया और हौले हौले कहना प्रारंभ किया। कविता की प्राण पंक्तियां लेता हूं और हाथों में ऊर्जा चाहता हूं। जज महोदय के आदेश पर उसने अपने रुंधे हुए गले को साफ किया और हौले हौले कहना प्रारंभ किया, योर ऑनर, मैं रावण हूं। योर ऑनर, मैं रावण हूं, जिसके द्वारा कालांतर में कभी सीता अपहृत हुई थी। उस छोटे से अपराध की सजा मुझे मृत्यु दंड के रूप में मिली थी। मिलॉर्ड, उस छोटे से अपराध के कारण मुझे हर वर्ष अपमानित किया जाता है, जलाया जाता है, लेकिन सैकड़ों प्राण हत्या और बलात्कार के जिम्मेदार अपराधी नेताओं को संसद में बिठाया जाता है। योर ऑनर, मैं रावण हूं, जिसके द्वारा कालांतर में कभी सीता अपहृत हुई थी। उस छोटे से अपराध की सजा मुझे मृत्यु दंड के रूप में मिली थी। मिलॉर्ड, आज भी उस छोटे से अपराध के कारण मुझे हर वर्ष अपमानित किया जाता है, जलाया जाता है, जबकि सैकड़ों भ्रूण हत्या और बलात्कार के जिम्मेदार अपराधी नेताओं को शीर्ष संसद में बिठाया जाता है। अरे दंगे कराना जिनका शौक है, निर्दोष मानवों का ताजा खून जिनकी खुराक है, गुंडे और बदमाशों के बीच जिनकी धाक है, हत्यारों के बीच जिनकी साख है, अरे बस चले तो इनका ये बेच दे देश को खड़े खड़े सरेआम, फिर भी आज रावण ही बदनाम। रावण का यह दर्द दिल लोगों के दिलों में इसी तरह कर गया प्रवेश और गूंजती हुई तालियों के बीच लोगों का ध्यान टिक गया जज महोदय पर कि जज महोदय फैसले के रूप में क्या देते हैं आदेश। जज महोदय ने अपना चश्मा उतारा, अपनी बनियाई आंखों को साफ किया और फैसले के स्वर में हौले हौले बोलना प्रारंभ किया
कि सारे गवाहों और बयानातों के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि बेशक पिछली कई सदियों से रावण के साथ अन्याय हुआ है, हम समझ नहीं पाए हैं उसकी आत्मा को, हमने महज उसके शरीर को छुआ है। इसलिए प्रायश्चित स्वरूप कल से प्रारंभ होने वाली आगामी सारी रामलीलाओं में राम के साथ रावण को नहीं अपितु किसी भ्रष्ट भारतीय नेता को लड़ाया जाएगा। राम के तालियां रोक करके अपनी विदाई की तालियां दीजिएगा। मैं आचरण को बुलाने वाला उनकी भूमिका समझें। राम के साथ रावण को नहीं अपितु किसी भ्रष्ट भारतीय नेता को लड़ाया जाएगा। राम के तरकश में नकली नहीं वरन जहर से बुझा हुआ असली तीर दिया जाएगा, ताकि साल दर साल देश से बोझ घट सके ऐसे भ्रष्ट नेताओं का। और जिस दिन मेरे देश से ऐसे सारे नेताओं का खात्मा हो जाएगा, उसी दिन मेरे हिंदुस्तान में दशहरा मनाया 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 जाएगा। दोस्तों बहुत बहुत प्यार मिला, बहुत बहुत आभारी हूँ। आइए दोस्तों, कवि सम्मेलन के इस मंदिर पर, इस काव्य यज्ञ पर शीर्ष कलश रखने के लिए मुंबई माया नगरी से पधारते हुए मैं उस बड़े कवि को आवाज देना चाहता हूं जिसके लिए आपने इतनी देर तक प्रतीक्षा की, इतनी लंबी यात्रा की, इतने धैर्य को प्रणाम करता हूं। आइए, जो फिल्मों की पटकथा लिखने वाले, कई बड़े फिल्मों के संवाद लिखने वाले बड़े कवि को आवाज देता हूं। बड़े कवि के लिए बड़ी तालियां उठने मैं आपके बीच में प्रस्तुत करता हूं आस्करण अटल जी को, मुंबई यात्रा। सामने विराजमान सभी आदरणीय श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। और श्याम जी द्वारा ये जो सम्मेलन करवाया जाता है, मैं तारीफ तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये जो है, इस तरह का आयोजन किसी भी शहर में नहीं होता है। और जिस ढंग से श्याम कुमार जी खुद एक विदूषक बन के हमारे सामने आते हैं और अपने शहर में जो करते हैं, और आपका जो सहयोग उनको मिलता है, इस सहयोग को मैं प्रणाम करता हूं। और इसे जारी रखें, आप इसे कभी भी बंद न होने दें, श्याम जी को तकलीफ न हो। इस वादे के साथ में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक बार जोरदार तालियां श्याम जी के लिए बजाएं, क्योंकि ये ऐसा बहुत कम होता है। यहाँ पे 2 दिन की भूख हड़ताल करके कोई भी आदर पा सकता है, लेकिन एक विदूषक बन के आपके दिल में बसना और एक शहर का नाम रोशन करना क्या बहुत बड़ी बात है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और मैं भी हास्य लिखता हूँ, मैं भी व्यंग्य लिखता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ हास्य सुनाऊंगा, क्योंकि श्याम जी के इस आयोजन में मैं अपना थोड़ा सा योगदान देना चाहता हूँ। इसलिए हास्य के लिए श्याम जी